2000 साल पहले चीन के एक दूर दराज पसमानदा गांव में किसान का बेटा खेत में काम करता, शाम को एक दरख्त के बने हुए कागज पर कन्फ्यूशियस की तालीम हासिल करता और इसके पास ना कोई कीमती लिबास था, ना ताकतवर खानदान था, मगर ख्वाब था कि एक दिन बादशाह का मशीर बनेगा। दूसरी तरफ सिर्फ 200 साल पहले हजारों मील दूर अमेरिका की जमीन पर एक लड़का, मगर इसके पास कोई ख्वाब नहीं थे क्योंकि वो अफ्रीका से गुलाम बनाकर लाया गया था। इसका ख्वाब सिर्फ यही था कि शायद एक दिन इसे दरख्त से ना लटका दिया जाए या वो अपनी माँ से बिछड़ने की बजाय खेत में दिन गुजार ले। चीन में वो लड़का 2000 साल पहले इम्तिहान देता है और अपने इल्म की बुनियाद पर दरबार तक, बादशाह तक पहुंच जाता है। अमेरिका में वो लड़का बेड़ियां पहनता है और नस्लों तक गुलामी में जीता है। ये हैं मिसालें, हजारों मिसालें अमेरिका की 200 साल और चाइना की 2000 साल से भी ज़्यादा पुरानी तहजीब की। क्या है असल तरक्की? क्या असल तरक्की का पैमाना इल्म है, मेरिट है, ऐसी चीज़ों की तरक्की है कि जिनमें दूसरों की लूट मार हो? अभी अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट JD वेनस ने कहा है कि हम कर्ज लेकर वही चीज़ें खरीदते हैं जो दूसरे ममालिक बनाते हैं, ख़ुसूसन चीन के किसान, यानी उधार भी इन्हीं चीनी किसानों से और सामान भी इन्हीं का। अब सवाल ये है, क्या किसान होना तौहीन है या अमेरिका को ये बात हजम नहीं हो रही कि दुनिया की कदीम तरीन तहजीब यानी चीन आज आलमी मार्केट पर राज कर रहा है और वो भी किसानों के बल पर। ये वही अमेरिका है जो रेड इंडियन से छीनी गई ज़मीन पर खड़ा है, जो अफ्रीकी गुलामों के खून और पसीने से बना। इसका पूरा सियासी, माशी, कानूनी निज़ाम भी किसी न किसी उधार का मुर्ने मिन्नत है। अमेरिका की सिविलाइजेशन, इसका सकाफती ढांचा, हत्ता कि इसकी लैंग्वेज भी असल में अमेरिकन नहीं है बल्कि इम्पोर्टेड है। अमेरिकी ताकत की सबसे बड़ी अलामत यानी डॉलर पर लगा ये निशान भी इंपोर्ट ही किया गया है। ये समझने वाली बात है जब अमेरिका जैसी सुपर पावर का वाइस प्रेसिडेंट किसी कौम को किसानों की कौम कहकर नीचा दिखाने की कोशिश करे तो असल में नीचा कौन हो रहा होता है, असल तरक्की याफ्ता कौन है, असल महज़्ज़ब कौन है, चीनी किसान या अमेरिकी नायब सदर? ये समझने और जानने की कोशिश करते हैं आज रीथिंक विद उमर जावेद में। तमाम दोस्तों को रीथिंक विद उमर जावेद में खुशामदीद, वेलकम। आप में से ऐसे दोस्त जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। अमेरिका में अगर हम देखें, जिस तरह अभी नायब सदर ने, वाइस प्रेसिडेंट ने बात की कि हम जिनसे उधार लेते हैं फिर उन्हीं की बनी हुई चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं। असल में अमेरिका के किसी प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट या किसी ओहदेदार को ये बात शोभा नहीं देती, ये बात सूट नहीं करती, क्योंकि अमेरिका का तो पूरे का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम हो, इकोनॉमिक सिस्टम हो, सिविलाइजेशन हो, कल्चर हो, कुछ भी आप देख लें वो सब एक लिहाज से इम्पोर्टेड ही है। अब अमेरिका का पॉलिटिकल सिस्टम ही आप देखें तो अमेरिका का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम अगर हम देखेंगे तो दो मुल्कों के मॉडल से इम्प्रेस होकर बनाया गया है। एक तरफ जो वहाँ इंग्लैंड का सिस्टम है, जो जिसके पीछे जॉन लॉक जैसे बड़े पॉलिटिकल फिलोसफर थे, साइंटिस्ट थे, जो लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी की बात करते थे, उनका वाज़ेह असर है। जो US डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है, इसमें भी जॉन लॉक से, जो इंग्लैंड के फिलोसफर थे, उनसे मुतासिर होकर ये US डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा गया। उसके बाद अमेरिका में जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का एक तस्वर है, यानी कांग्रेस की पावर्स अलग होंगी, फिर उसका कंट्रोल रहेगा, सदर की पावर्स पर कंट्रोल कांग्रेस करेगी और इन सब पर अदलिया करेगी। इसके पीछे मॉन्टेस्क्यू, जो फ्रांस के बहुत बड़े पॉलिटिकल फिलोसफर थे, जिनका फ्रांस के पॉलिटिकल सिस्टम में असर था, उससे ये साफ इंस्पिरेशन है। जबकि इसके साथ साथ जो रोसू, हॉब्स जैसे बाकी यूरोपियन पॉलिटिकल फिलोसफर्स थे, उनकी वाज़ेह छाप है अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम पर। हत्ता के जो US का, अमेरिका का लीगल सिस्टम है, ये भी इंग्लिश कॉमन लॉ कहलाता है, यानी इंग्लैंड के कानून से बरह रास्त तौर पर यह लिया गया है। इकोनॉमिक मॉडल जिसकी हम बात करें अमेरिका के,
तो ये जो इंग्लैंड का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उससे इंस्पायर है, मर्केंटाइलिज्म जो था यूरोपीय ममालिक का उससे इंस्पायर है, स्टॉक मार्केट्स का जो पूरा मॉडल है ये खड़ा है, जो यूरोप का पूरा सिस्टम था स्टॉक एक्सचेंज मार्केट का उस पर खड़ा है। हत्ता के अगर आप देखें तो जो अमेरिकी डॉलर है, इस डॉलर बना हुआ ये निशान देखें जिसे एनर्ट कॉप्टिक्स कहते हैं, ये भी असल में जो एंटी कॉप्टिक्स है रोमन सिविलाइजेशन से लिया गया है। मजहब को देख लें आप, यानी अमेरिका में जो क्रिश्चियनिटी है, मेजॉरिटी लोगों का रिलीजन क्रिश्चियनिटी है, इसमें प्रोटेस्टेंटिज्म हो तो वो लिया गया है इंग्लैंड से, जो कैथोलिक इन्फ्लुएंस है वो लिया गया है फ्रांस से या स्पेन से। आर्किटेक्चर को देखें आप, जो अमेरिका की अहम सरकारी इमारतें हैं, चाहे वो कांग्रेस की हों, चाहे वो वाइट हाउस हों, बाकी जो अहम सरकारी इमारतें हों, वो सब हमें नज़र आता है कि जो एंशियंट ग्रीक इन्फ्लुएंस था या रोमन इन्फ्लुएंस था वो वाज़ेह तौर पर नज़र आता है। तालीमी निज़ाम की हम बात करें तो ये सारा जो अमेरिका का तालीमी निज़ाम का मॉडल है ये ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से लिया गया है। हार्वर्ड जब 1636 में कायम की गई तो ये भी वाज़ेह तौर पर इन्फ्लुएंस था ऑक्सफोर्ड का और कैम्ब्रिज का, यानी इंग्लैंड के एजुकेशन मॉडल का। अमेरिका की जो पूरी ये आज ये लैंड्स हैं, जो पूरा आज का अमेरिका है, ये 1492 से लेकर 1900 तक यूरोपियन सेटलर्स ने छीना है नेटिव अमेरिकन से। और इस हवाले से खुद एक बड़ी अहम किताब रेक्सोन डॉनबर्ग की, ये एन इंडिजिनस पीपल्स हिस्ट्री ऑफ यूएस, ये दावा करते हैं कि 90% जो मुकामी लोग थे जिन्हें रेड इंडियंस कहते थे, इनको कत्ल कर दिया गया या वॉर डिजीज़ का शिकार हुए, ये यानी या जंगों में मार दिए गए या जंगों के बायस जो पैदा होने वाली वबाएं, बीमारियां, भूख होती हैं, उनके बायस 90% जो रेड इंडियंस हैं वो मार दिए गए। तो जो आज का अमेरिका है, ये जो रेड इंडियंस के अंदर ट्राइब थे, चाहे वो चारक्वीज थे साउथ ईस्ट के, अपाचीज थे साउथ वेस्ट के, या स्विस थे ग्रेट प्लेन्स के, यानी आज के पूरे अमेरिका के अंदर जो ये ट्राइब्स थे, इन सबको मार कर, इन सबको कत्ल कर कर ये पूरा जो आज का अमेरिकन सिस्टम खड़ा किया गया है, अमेरिका की सिविलाइजेशन खड़ी की गई है, पूरे अमेरिका को बिल्ड किया गया है। रेड इंडियंस के खिलाफ मशहूर कानून जो है वो इंडियन रिमूवल एक्ट 1830 है, ट्रायल ऑफ ट्रियर्स है, ये सारे कानून बनाए गए और इन कानून के बायस जो है वो फिर रेड इंडियंस को बिल्कुल साइडलाइन किया गया। जबकि इसके साथ साथ 17th, 18th, 19th सेंचुरी में जो पूरे अमेरिका की उस वक्त की एग्रेरियन तरक्की है, उसके पीछे स्याह फाम लोगों का किरदार है, जिनको अफ्रीका के मुल्कों से पकड़ पकड़ कर लाया जाता था और इनसे जबरी तौर पर काम कराया जाता था। तो ये आज के अमेरिका की चंद बुनियादी करैक्टरिस्टिक्स हैं। अब तेज़ी से अगर हम चाइना की करैक्टरिस्टिक्स देखें तो चाइना पर खुद जो वेस्टर्न ऑथर्स हैं, वेस्टर्न हिस्टोरियंस हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स हैं, उनका मानना है कि यहाँ पर 7000 साल कबले मसीह से 7000 BC से बाकायदा कल्टीवेशन हो रही है, राइस की कल्टीवेशन हो रही है, ख़ास तौर पर जो येलो रिवर के आसपास के इलाके हों या यंगज़े दरिया के आसपास के इलाके हों, 7000 साल से कंटिन्यूटी है। एक कॉन्टीन्यूस कल्चर नज़र आता है हमें चाइना में, शाह से लेकर जो पहली डायनेस्टी बड़ी थी, किंग डायनेस्टी तक जो आखिरी बड़ी वहाँ बादशाहत थी, रिटर्न रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। ये खुद कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ चाइना बताती है। इसके अलावा जो कॉलोनियल पावर्स हैं, यूरोप की कॉलोनियल पावर्स के बरखिलाफ जो चाइना की बड़ी बड़ी डायनेस्टीज़ रही हैं, जैसे हान डायनेस्टी रही है, किंग डायनेस्टी रही है, इन्होंने हमेशा चाइना पर ही कंट्रोल किया या ज़्यादातर चाइना के आसपास से कुछ इलाकों तक। ये कभी भी इंपीरियल नहीं हुए, इन्होंने कभी भी चाइना से बाहर जाकर दूसरे इलाकों में जाकर कब्जे नहीं किए, लूट मार नहीं की। यानी चाइना का जो आज का पूरा बॉर्डर है ये सदियों से डिफाइंड बॉर्डर है। ये ऐसा नहीं किया गया कि मुख्तलिफ कौमों को जोड़कर एक गैर फितरी सा मुल्क बना दिया गया, गैर फितरी रियासत बना दी गई है। चाइना बिल्कुल नेचुरल बॉर्डर्स के साथ सदियों से एक नेचुरल स्टेट के तौर पर रही है और सबसे बढ़कर एक इसको लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस सिविलाइजेशंस कहा जाता है। ये बहुत कम सिविलाइजेशंस ऐसी होती हैं, इनमें इंडिया की मिसाल भी बड़ी है, लेकिन चाइना भी जो है वो लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस सिविलाइजेशन है जो अनब्रोकन रही है कई सालों से। 4 ऐसी चीज़ें हैं कि जिन्होंने पूरी ह्यूमन हिस्ट्री को बदल दिया है, जो चाइना में ही दरियाफ्त की गई हैं।
खुद वेस्टर्न ऑथर्स के मुताबिक इनमें एक पेपर है, एक कंपस है। कंपस ने बहुत अहम किरदार अदा किया उस वक्त समुद्री रास्तों के लिए। उसके बाद तीसरे नंबर पर प्रिंटिंग है और फिर गन पाउडर है। ये 4 ग्रेट इन्वेंशंस ऐसी थी जिन्होंने पूरी ह्यूमन हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस किया। चाइना में सदियों से कन्फ्यूशियसिज्म हो, टाओइज्म हो या लीगलिज्म हो, लीगलिज्म से मुराद ये कि बादशाहत के अंदर भी क्या सिस्टम होगा, किस तरीके से आगे पावर ट्रांसफ़र की जाएगी, इसका वाज़ेह तौर पर इन्फ्लुएंस रहा है। हत्ता कि जो मिडीवल पीरियड के बड़ी बादशाहतें थी, टांग बादशाहत थी, सोंग बादशाहत थी, इनका भी जो स्टेट स्ट्रक्चर था टैक्स को लेकर, लीगल सिस्टम को लेकर, एजुकेशन सिस्टम को लेकर, वो बड़ा वेल डिफाइंड था। उसके साथ साथ अगर हम देखें सदियों से ही चाइना में पोइट्री, लैंडस्केप, पेंटिंग और सबसे बढ़कर रिफाइंड कैलीग्राफी को जिस तरीके से बनाया गया है, जो वहाँ की सिविलाइजेशन का हिस्सा बना है, ये आज भी इसको लोग मानते हैं। और सबसे अहम जो चाइना के अंदर एक मेरिट का सिस्टम रहा है, जो कहा जाता है कि जो टैंग कोड यानी टैंग डायनेस्टी के दौरान बनाया गया था, 624 एडी में सिस्टम था, वो था रिटन एक लीगल कोड्स का, यानी रिटन लीगल कोड्स जो कानून था वो लिख कर बनाया गया था। इस लिखे हुए कानून के बायस चाइना को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो दुनिया में शुरू में ग्लोबल ट्रेड्स होती थी उसमें सिल्क रोड था उसका किरदार था। और इसमें भी, इस सिल्क रोड में भी जो चाइनीज सिल्क होता था, पेपर होते थे या चाइना के जो आइडियाज़ होते थे, वो सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट से होते हुए यूरोप पहुंचते थे। ये ऐसा सिस्टम है चाइना का कि जो सदियों पहले, जिस तरह हमने इंट्रो में कहा, यहाँ पर दरबार में, कोर्ट में बादशाह की नौकरी करने के लिए सदियों से एक एजुकेशन सिस्टम बनाया गया था। इस एजुकेशन सिस्टम के तहत एक इम्तिहान होता था। इम्तिहान देने वाला ये नहीं देखा जाता था किसी गरीब किसान का बेटा है, किस उसका ख़ानदान क्या है। अगर वो इम्तिहान पास कर लेता था तो वो कोर्ट की नौकरी यानी बादशाह की नौकरी कर लेता था। अब ये जो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ये सिर्फ चाइना के जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने नहीं दिए। इस वजह से मैं 3-4 रेफरेंस आपके सामने रखूं तो अमेरिका के हवाले से जिस तरह हमने बातें की, ये आप पीपल्स हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स है। खुद अमेरिका के बहुत बड़े हिस्टोरियन, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, हार्वर्ड जिन, इन्होंने किताब लिखी है। और फिर आज के दौर के बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं फ्रांसिस फुकुयामा, जिन्होंने एंड ऑफ हिस्ट्री भी दी अपनी थ्योरी, लेकिन बाद में एंड ऑफ हिस्ट्री थ्योरी उन्होंने कहा कि ये गलत थी, ऐसा नहीं है, यानी दुनिया में अभी लिबरल डेमोक्रेसी की जीत नहीं हुई। इनकी हम 2 बहुत अहम किताबें, फुकुयामा की द ओरिजिन्स ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर और दूसरी पॉलिटिकल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल डिके, ये पढ़ें तो हमें इसके अंदर वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि चाइना क्या था एंशिएंट दौर में, मिडीवल दौर में और आज के दौर में, और अमेरिका क्या था, वेस्ट क्या था, और फिर अमेरिका का करैक्टर क्या रहा है पिछले 200-300 साल के अंदर। तो ये खुद यानी, और उसके अलावा खुद अगर हम देखें तो हेनरी किसिंजर, जो ना सिर्फ ये कि खुद अमेरिका के अंदर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के तौर पर बहुत अहम किरदार अदा करते रहे, जिनका अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा, उन्होंने लिखा भी बहुत। इन्होंने चाइना पर जो किताब लिखी, ऑन चाइना, ये भी पढ़ने से मानी रखती है, पढ़ने वाली किताब है ऑन चाइना। ये खुद हेनरी किसिंजर बताते हैं कि चाइना के अंदर हमने जितने भी करैक्टरिस्टिक्स बताई, इनको हेनरी किसिंजर भी तस्लीम करते हैं। हेनरी किसिंजर भी कहते हैं कि चाइना की सिविलाइजेशन एक कॉन्टिन्यूस सिविलाइजेशन है और ये सब कुछ उसने ह्यूमन हिस्ट्री के लिए कंट्रीब्यूट भी किया। तो ये वीलॉग करने का मकसद रीथिंक विद उमर जावेद के प्लेटफॉर्म के ज़रिए ये साबित करना कि किसी कौम को कह देना वो किसानों की कौम है, पीजेंट्री का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने, ये दुरुस्त नहीं है। अगर बल्कि हम देखें तो दुनिया की जो हर पुरानी एंशिएंट सिविलाइजेशन रही है, मिडीवल सिविलाइजेशन रही है, जिसको दुनिया में माना गया है, उसकी जड़ें, उसकी रूट्स एग्रीरियन सिस्टम के अंदर ही थी। यूरोप के अंदर हम देख लें तो एंशिएंट ग्रीस हो या रोम हो, बुनियादी तौर पर जो इनका पूरा इकोनॉमिक ताकत थी वो एग्रीकल्चर ही होता था। इजिप्ट की बात की जाती है एंशिएंट एरा में, वहाँ नील वैली सिविलाइजेशन के बायस एग्रीरियन अप्रोच थी। यहाँ पर खुद इंडस वैली सिविलाइजेशन जो मोहनजोदाड़ो हड़प्पा है, या इंडिया के अंदर जो पुरानी सिविलाइजेशन थी, यानी तमाम मेसोपोटामिया, ये तमाम जो पुरानी सिविलाइजेशंस की ताकत थी वो
एग्रीकल्चर ही होता था तो चाइना की भी पुरानी ताकत, जो पुराना सिविलाइजेशन है, उसकी इकोनॉमिक ताकत की रीढ़ की हड्डी एग्रीकल्चर ही थी। लेकिन चाइना की सिविलाइजेशन ने, जिस तरह हमने कहा, एजुकेशन में, लीगल हवाले से, पॉलिटिकल हवाले से, कैलिग्राफी, पोइट्री, राइटिंग, थ्योरीज के हवाले से भी बहुत अहम किरदार अदा किया और जो आज तक कॉन्टीन्यूस है। तो दुनिया की कोई कौम, किसी भी कौम को हम एक जुमले में जजमेंटल होकर ये नहीं कह सकते कि ये कौम नीचे है, ये पेजेंट्री की कौम है, ये किसान की कौम है। ख़ास तौर पर अमेरिका, जिसका अपना पूरा वजूद ही इम्पीरियलिज्म पर खड़ा है, लूट मार पर खड़ा है। तो ये अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से, जेडी वेनेस की तरफ से, चाइना को एक पेजेंट्री कौम कहने के हवाले से किया गया वीलॉग आपके सामने रीथिंक विद उमर जावेद के प्लेटफॉर्म के जरिए पेश किया गया। उम्मीद करते हैं आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।